हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल द लैंग्वेज एक्सपर्ट, जिसमें आज हम ग्रामर क्लासेस के अंतर्गत लेकर आए हैं प्रोनाउन। तो देखिए, प्रोनाउन जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि अगर किसी को कुछ भी पता ना हो प्रोनाउन के बारे में और अगर वो सिर्फ वर्ड देखे और वर्ड को ऑब्जर्व करे तो दिस पर्टिकुलर वर्ड प्रोनाउन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, और इसमें जो रूट वर्ड है वो क्या है? नाउन। तो इसका मतलब दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन कहीं ना कहीं नाउन से रिलेटेड है। नाउन को हम भली भांति पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, और अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी हुई हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसके माध्यम से आप नाउन की वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, नाउन से रिलेटेड है तो प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसे शब्द हैं जो यूज किए जाते हैं, यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। ठीक है, कि जो नाउन के बदले में यूज किए जाए। ठीक है, जैसे लिखा हुआ हो राम वॉज a good boy, he reads books। ये हुआ। तो जैसे यहां क्या है, राम नाउन है, प्रॉपर नाउन है। सेकेंड सेंटेंस में जाएंगे, ही रीड्स बुक्स। राम एक अच्छा लड़का है, वो किताबें पढ़ता है। कौन किताबें पढ़ता है? ये जो ही है किसके लिए यूज किया गया है? आप चाहते तो ही ना लिखकर हम यहां राम भी लिख सकते थे, तो क्या हो जाता सेंटेंस कि राम वॉज अ गुड बॉय, राम रीड्स बुक्स। पर हमने क्या किया, राम नहीं लिखकर वी यूज्ड ही। सो हियर जो ये ही है, it has been used instead of noun। नाउन के बदले यूज किया गया है, तो इसलिए ये क्या है? प्रोनाउन है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ हो कि गीता इज अ गुड गर्ल, शी प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अब देखिए यहां गीता अगेन एक नाउन है, और जो सेकेंड सेंटेंस है हम इसको क्या लिख सकते थे कि गीता इज अ गुड गर्ल। अब जो ये सेकेंड सेंटेंस है हम इसको कैसे लिख सकते थे कि गीता प्लेज क्रिकेट, लिख सकते थे ना। लेकिन हमने गीता ना लिखकर क्या लिख दिया, उसकी जगह शी लिख लिया उसके बदले में। तो इसका मतलब अगेन ये शी क्या है, फिर से प्रोनाउन हो गया। तो यानी ऐसे शब्द जो नाउन के बदले में यूज किए जाएं उनको क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। अब ये जो प्रोनाउन है लगभग 10 या 11 प्रकार के होते हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन से प्रोनाउन का यूज कब किया जाता है। हमें क्या देखना है कि यहाँ जो ही है ना, ही का ही यूज क्यों किया राम के लिए, या यहाँ गीता है तो गीता के लिए शी का ही यूज क्यों किया गया, दे का यूज क्यों नहीं किया गया। सो दीज थिंग्स आर सपोज टू बी नोन टू अस। ठीक है, तो ये जो रूल्स हैं कि कौन सी प्रोनाउन का यूज कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जो प्रोनाउन का यूज करते समय हमें ध्यान में रखनी होती हैं, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। राइट? तो देखिए कितने प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं? 10 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं। 1 इज पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इंडेफिनिट, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, सो दीज आर
टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या कहलाते हैं। पहले तो हम जो ये शब्द लिखे हैं इनका मतलब देख लेते हैं कि कौन सी प्रोनाउन क्या कहलाती हैं, और उसके बाद एक बार हमें ये समझ में आ जाए तो फिर हम क्या कर पाएंगे, उनका जो यूज है या उनके यूज से संबंधित जो रूल्स हैं उनको हम बहुत इजीली समझ पाएंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, यानी जो पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हो, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, फिर पजेसिव प्रोनाउन यानी ऐसे प्रोनाउन जो किसी के ऊपर अपना अधिकार बताने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, पजेशन से बना है पजेसिव, तो पजेशन मतलब स्वामित्व, अधिकार। तो जो प्रोनाउन ऐसा अधिकार बताने के लिए यूज किए जाते हो या स्वामित्व बताने के लिए यूज किए जाते हो, पजेसिव कहलाते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेट से बना है डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेट मीन्स इंडिकेट करना, इंगित करना, दिखाना, शो करना। तो ऐसे प्रोनाउंस जो चीजों को इंडिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं आर नोन एज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, इस तरीके से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी जो किसके लिए यूज किए जाते हो, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी लोगों को अलग अलग कैटेगरी में बांटने के लिए यूज किए जाते हो या कैटेगराइज करने के लिए यूज किए जाते हो, उनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। रेसिप्रोकल किससे बना है, रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी मीन्स पारस्परिकता, हिंदी और भी कठिन है उससे। तो रेसिप्रोकेट करना कि जैसे दो लोग हैं आपस में और एक दूसरे से परस्पर संबंध हैं उन दोनों के, तो ऐसे जो पारस्परिक संबंध बताने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है उनको क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे ईच अदर, वन अनदर ना। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या यूज है, देखिए रिफ्लेक्ट से बना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्ट का क्या होता है, परावर्तित होना। ग्रामर में मत जाइएगा कि परावर्तित वहां फिट होगा कि नहीं होगा। रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित करना। तो ऐसे प्रोनाउन जो जिस नाउन के लिए यूज किए गए हैं उसी नाउन से अपना संबंध बताने के लिए यूज किए गए हों। जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तब हमें थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, है ना। जैसे लिखा हो कि ही हर्ट हिमसेल्फ, तो ये तो एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, और ये दूसरा प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव। या हम इसकी जगह लिख दें कि सचिन हर्ट हिमसेल्फ। तो देखिए बात किसके बारे में की जा रही है, सचिन के बारे में। लेकिन जो ये यहाँ एक्शन हुआ हर्ट करने का, उसका कॉन्सिक्वेंस किस पे आया, वापस रिफ्लेक्ट होके सब्जेक्ट पे ही आया। सचिन ने अपने आप को चोट पहुंचा ली। तो जो अपने आप, खुद, उसको सेंस दिखाने के लिए अगर यूज किया जाए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन भी, जो फॉर्मेशन है इन दोनों का, रिफ्लेक्सिव का भी और एम्फेटिक का, फॉर्मेशन का तरीका सेम है, वही सेल्फ लगा के बनता है, लेकिन इनके यूज में अंतर होता है। ये खुद से और वो अपने आप को, ये डिफरेंस है दोनों में। जैसे लिखा हो कि मोहन हिमसेल्फ विल डू इट, तो मोहन खुद काम करेगा वो। देखिए यूज में अंतर है, तो इम्फेटिक। फिर इंडेफिनिट, यानी ऐसे प्रोनाउन जो इंडेफिनिट चीजों को बताने के लिए यूज किए जाते हो, जैसे एनीबडी, समबडी, समवन, एनीवन, तो इंडेफिनिट।
फिर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है कि ऐसे प्रोनाउन जो अपने से पहले यूज किए गए नाउन से संबंध बताने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको रिलेटिव प्रोनाउन बोला जाता है। इनको कनेक्टर के रूप में भी यूज किया जाता है, कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है, इसलिए इनको कनेक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। ठीक है। फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव तो बहुत सिंपल है कि ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हो आर नोन एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है। तो ये हैं 10 प्रकार के प्रोनाउंस। अब हमें क्या देखना है कि इनसे संबंधित जो रूल्स हैं कि कैसे, कब, कौन सी कंडीशन में कौन से प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है। तो आइए मिलते हैं हम रूल्स के साथ। एक एक करके सभी प्रोनाउंस के हम क्या करेंगे, रूल्स देखेंगे। सबसे पहले तो जब भी आप पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं तो वी नो वेरी वेल कि 3 पर्सन होते हैं इंग्लिश में। ठीक है। कौन कौन से पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई और वी। सेकेंड पर्सन में यू। और थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही, शी, इट और दे। ठीक है। ये है पर्सनल प्रोनाउन। अब हमें क्या करना है कि इनका यूज सीखना है कि कैसे इनका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि एक टेबल बना लेंगे पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड, जिसमें इनके केस दिखाए गए होंगे कि कौन से केस में इनका क्या फॉर्म रहता है। तो टेबल में 3 या 4 कॉलम होंगे। सब्जेक्टिव केस, यानी अगर पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए सेंटेंस में तो उनका फॉर्म क्या होगा। फिर अगर ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए तब उनका फॉर्म क्या होगा, तो ऑब्जेक्टिव केस। और फिर है पजेसिव केस। ठीक है। तो पहला आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है। तो अगर सब्जेक्टिव केस में इनको यूज किया जाए तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक। अब हम पहले ये तो पढ़ ही चुके हैं कि ही का यूज किसके लिए किया जाता है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए, और शी का यूज किया जाता है फेमिनिन जेंडर के लिए। इट का यूज किया जाता है न्यूट्रल जेंडर के लिए या फिर कॉमन जेंडर के लिए। फिर बाकी जो एक्सेप्शंस हैं, स्पेशल रूल्स हैं, वो हमने पढ़े हुए हैं। इनमें से जो आई है सिंगुलर है, वी प्लूरल है, यू दोनों के लिए यूज किया जाता है, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। फिर दे थर्ड पर्सन में प्लूरल है, और ये जो ही, शी, इट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है। तो जो ये दोनों हैं आई और वी, ये हैं फर्स्ट पर्सन, यू है सेकेंड पर्सन, और जो बाकी हैं ये हैं थर्ड पर्सन। ठीक है। अब देखिए, अगर इनका ऑब्जेक्टिव केस बने तो आई का तो हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस, और यू का सेम रहता है, यू का यू, दे का हो जाएगा देम, ही से हिम, शी से हर, और इट का इट। ठीक। अब अगर पजेसिव केस में चलें तो पजेसिव में इसके ना 2 केस होते हैं।
कि एक तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। तो अगर पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज, देखिए एडजेक्टिव यानी ऐसे प्रोनाउन जो एडजेक्टिव के रूप में यूज किए जाते हो उनको क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। और प्रोनाउन क्या है, देखिए एडजेक्टिव में क्या यूज होता है या क्या अंतर होता है एडजेक्टिव में, कि एडजेक्टिव का यूज वहीं किया जाएगा जहां नाउन होगा, यानी नाउन का होना जरूरी है। माय पेन, मेरा पेन, किसका पेन, मेरा पेन, एडजेक्टिव हो गया माय। लेकिन दिस पेन इज माइन, सेंस दोनों का वही निकलेगा, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, यह पेन मेरा है। अब यहां जब माइन यूज किया गया तब वहां नाउन नहीं है माइन के साथ में, वो कहीं और लिखी हुई है, जबकि एडजेक्टिव साथ में नाउन लाएगा। तो यहां मी से हो जाएगा माई, अस से हो जाएगा आर, यू से योर, देम से देयर, हिम से हिज, हर से हर, और इट्स से इट्स। फिर जब प्रोनाउन में जाएंगे तो माई से हो जाएगा माइन, आर से हो जाएगा आर्स, योर से योर्स, देयर देयर्स, हिज का हिज ही रहेगा, और हर से हो जाएगा हर्स, और इट्स का पजेसिव नहीं होता है, वो इट्स ही रहता है, पजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो अब ये टेबल आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, याद कर लेना है इस टेबल को। पूरी ग्रामर में इसका यूज होता है, हमने पहले भी जब वॉइस पढ़े हैं या नरेशन पढ़े हैं तब भी इनका यूज हमने डिस्कस किया हुआ है, और वहां भी ये टेबल हमने देखी हुई थी। तो ये टेबल हो गई। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि कैसे इनका यूज किया जाता है सेंटेंसेस में, या पूरी जो ग्रामर है उसमें इनको अप्लाई कैसे करते हैं। तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा और ये टेबल आप नोट जरूर कर लें, क्योंकि सभी टॉपिक में इस टेबल का बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब नियमों की कि कौन से नियम हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ता है प्रोनाउन पढ़ते समय, तो बहुत जो सिंपल सा रूल है या सरल है, वो हमें एक चीज ये याद रखना है कि अगर सेंटेंस में लेट हो, यानी सेंटेंस लेट से शुरू हो, और देखिए अब हम जितनी भी ग्रामर पढ़ेंगे इसके बाद उसमें से लगभग जो प्रोनाउन है तो उसमें से लगभग 50% टॉपिक हम पहले ही कवर कर चुके हैं। कि जैसे जो हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, तो वहां हमने हर प्रकार का सब्जेक्ट देखा था, और सब्जेक्ट कौन हो सकता है सेंटेंस का, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन ज्यादातर केसेस में। तो यानी प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। तो देखिए अगर सेंटेंस में लेट हो, ये भी हमने बात की हुई थी जब वॉइस पढ़ रहे थे, कि अगर सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो तो इसके बाद फिर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज किया जाता है। अभी टेबल बनाई थी ना ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, ना कि किसी सब्जेक्टिव केस का। जैसे सेंटेंस लिखा हो लेट, और अब यहां है खाली स्थान, मान लीजिए एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो लेट डू इट। ठीक है, और अब आपके पास ऑप्शन आ गए 4, आई, मी, माई और माइन। ठीक है, तो अब हमने अगर ये रूल याद रखा हुआ है, ध्यान रखा हुआ है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, सिर्फ 2 सेकेंड लगेंगे आपको आंसर देने में कि लेट है तो इसमें से ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, मी है, तो आपका आंसर हो जाएगा मी। इतनी सिंपल क्वेश्चन ये आते हैं, इतने सिंपल, ठीक है, जिसमें मुश्किल से 2 सेकेंड लगेंगे आपको सॉल्व करने में।
तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। आप देखें क्वेश्चन का तरीका अलग अलग हो सकता है। ये खाली स्थान है, मान लीजिए एक और सेंटेंस लिखा हो कि लेट दे कम हियर I will talk to them directly। और ये लिखा हुआ है आपको ऑप्शन डी, और फिर लिखा हुआ है नो एरर ऑप्शन ई। ठीक है, ये एक प्रकार का क्वेश्चन है। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है, घबराना नहीं है आपको कि सेंटेंस का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया या जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बदल गया। हमारे रूल वैसे ही रहना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। देखिए ये लेट, और लेट के बाद क्या है, दे का यूज कर दिया, जबकि हमने क्या पढ़ा है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। और दे क्या है, तो आपको टेबल याद होनी चाहिए। अगर टेबल याद नहीं हुई तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो दे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस का यूज यहाँ नहीं होना था, यहाँ तो होना था ऑब्जेक्टिव केस का यूज। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, तो लेट देम कम हियर, आई टॉक टू देम डायरेक्टली। ठीक है, इस तरीके से। देखिए जो दूसरा रूल है वो है प्रीपोजिशन से रिलेटेड। अभी हम बात करेंगे प्रीपोजिशन का टॉपिक जब पढ़ेंगे कि जैसे लेट है सेम प्रीपोजिशन से रिलेटेड रूल है कि इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज किया जाता है, ना कि सब्जेक्टिव केस का। जैसे सेंटेंस में लिखा हो कि दे वर लाफिंग एट यू एंड आई। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ गया। 3 सेंटेंस लिखता हूं मैं। दे वर लाफिंग एट आई एंड यू। फिर है सेम है, दे वर लाफिंग एट मी एंड यू। और एक और ऑप्शन है, सेम है, एट यू एंड मी। ठीक है, और मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक, अब देखिए तो क्या देखना है आपको, दे वर लाफिंग एट। पहले तो सेंटेंस गौर से पढ़ लें, चारों के चारों। ये जो इतना पार्ट है ना एट तक, ये तो सेम है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो इतने पार्ट को फिर आपको भूल जाना है। ये जो लिखा हुआ है एट तक आपको समझ में आना चाहिए कि अब ये क्वेश्चन आपसे कहां से पूछा जा रहा है। यू एंड आई एंड यू, मी एंड यू एंड मी, यानी प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि ये तो है एट, और एट है एक प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है, यानी जो प्रोनाउन होंगी वो ऑब्जेक्टिव केस में होनी चाहिए, सब्जेक्टिव केस में नहीं होनी चाहिए। तो अगर कभी कभी देखिए ट्रिक क्या होती है एग्जाम पास करने की या सही उत्तर तक पहुंचने की, अगर आपको सही आंसर नहीं मिले, नहीं आ रहा हो, तो आप गलत ढूंढना शुरू कर दें, कैंसिल करते जाएं, ये गलत है, ये गलत है, लास्ट में जो बचेगा वो तो भाई सही होगा ना। तो देखिए हमने क्या पढ़ा रूल कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। तो यू के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है उसका,
पर आई के बारे में हम जरूर कह सकते हैं कि आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है। और जबकि यहां तो क्या होना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए था। तो यानी ये ऑप्शन गलत हो गया आपका। सेम यहां आएंगे, आई से बस इनका क्रम बदल दिया, तो यहां फिर से आई हो गया, फिर से ये गलत कर देंगे अपन। अब देखिए, जब ये दो सेंटेंसेस आप देखेंगे, मी एंड यू एंड मी, ठीक, यहां प्रॉब्लम आ गई। अब थोड़ी सी सिर्फ इस रूल से काम नहीं चलेगा। क्या आपने पढ़ा है प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो भाई ये भी ऑब्जेक्टिव केस है और ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन ऑप्शन दो दिए गए हैं कि यू, मी एंड यू एंड मी। तो अब देखिए, अब फिर से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इनका क्रम बदला है, इसका मतलब इनका ऑर्डर पूछा जा रहा है कि कौन से ऑर्डर में इनका यूज किया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर गुड सेंस में यूज की जा रही हो तीनों पर्सन की प्रोनाउन या दो पर्सन की प्रोनाउन, तो उनका जो क्रम होता है वो क्या होता है, 3 2 1, ऐसे थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, यही होता है ना। तो यहां गुड सेंस में यूज की जा रही है, तो इसका मतलब इनका क्रम क्या होना चाहिए था, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, क्योंकि थर्ड तो यहां है नहीं। तो यानी पहले सेकंड और फिर फर्स्ट, जबकि यहां क्या है, पहले फर्स्ट फिर सेकंड, तो ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड। देखिए, अब हम चलते हैं कहां, पजेसिव प्रोनाउन पे चलते हैं। जब हम टेबल बना रहे थे तो उसमें हमने दो फॉर्म देखी, एक तो देखा था पजेसिव एडजेक्टिव और एक देखा था पजेसिव प्रोनाउन, आर और आर्स, माइन, माइन, हर, हर्स, ऐसे देखे थे ना कुछ। तो देखिए, अब इनका यूज कैसे होता है, ये तो है एडजेक्टिव, तो जो इनका क्रम होगा ना, आर, माई, हर, इनके ठीक बाद नाउन आनी ही आनी चाहिए सेंटेंस में। ध्यान रखिएगा, इनका यूज अकेले नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव हैं, ये विशेषता बताने के लिए यूज किए जाते हैं। तो किसकी विशेषता बताएंगे, वो उनके साथ में होना चाहिए। तो किसकी बताएंगे, नाउन की बताएंगे, तो नाउन इनके साथ में होनी चाहिए। क्रम ऐसे रहेगा, पहले पजेसिव एडजेक्टिव कैसे यूज करते हैं, ब्लैक पेन, तो पहले काला पेन, तो पहले काला यानी जो गुण है वो, और फिर जिसकी विशेषता बतला रहे हैं वो, तो पहले एडजेक्टिव और फिर उसके बाद नाउन। लेकिन इनके साथ जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का तो वही क्या यूज है कि नाउन के बदले में यूज किए जाते हैं, नाउन की जगह यूज किए जाते हैं, है ना। तो यहां क्या होगा, सेंटेंस में नाउन यानी जिसके बदले में ये यूज किए जा रहे हैं वो कहीं पहले आ चुकी होगी और उसके बाद क्या आएगा, पजेसिव प्रोनाउन आएगा, और इनके साथ में कभी भी नाउन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, बस पजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड आपको ये जो रामबाण है ना, ये याद रखना है। तो जैसे मैं एग्जांपल लिखूं कि मोहन इज माय ब्रदर, दिस इज हर पेन। देखिए, यहां ब्रदर नाउन, यहां पेन नाउन, और ये जो माय है ये क्या है, एडजेक्टिव। तो देखिए, पहले एडजेक्टिव और फिर नाउन, इस तरीके से। अगर सेंटेंस यही लिख दें, दिस पेन इज माइन, तो अब देखिए ये माइन आ गया। अब इसके बाद नाउन नहीं होनी चाहिए, पर जिसकी भी विशेषता बतला रहा है ये, या जिससे भी संबंध बता रहा है, वो कहां है, सेंटेंस में कहीं पहले आ चुका है, ये पक्का होगा। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं
कि दिस इज माइन पेन, है ना, या फिर लिख दें कि दिस इज पेन माइन। नो, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये तीनों सही है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और जो ये एस लगा के जो ये फॉर्म बन रही है ना, आर्स, हर्स, इनमें कभी भी यहां एपोस्ट्रोफ का यूज नहीं किया जाता। कुछ कुछ लोग जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें लिखना पड़ता है नीचे योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली। तो बहुत सारे लोग ऐसे लिख देते हैं उसको। ये समझ में आ रहा है ना, ये वाली चीज एपोस्ट्रोफ जो ऊपर कॉमा लगा हुआ है, ऐसा इंग्लिश में ना कोई शब्द नहीं होता। तो वो क्या है, योर्स, बिना कॉमा के, ठीक है। तो ये है पजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो। आगे चलते हैं हम, तो बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तो देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि ऐसी प्रोनाउन जो चीजों को इंडिकेट करने के लिए यूज की जा रही हो, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो दिस और दैट है ये हमेशा सिंगुलर के लिए यूज की जाती हैं, और जो ये दीज और दोज हैं तो ये हमेशा प्लूरल के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ हो दिस इज अ गुड प्लेस, these are very interesting books, ठीक है। अब इसमें से जो दिस और दीज है ये पास की चीजों के लिए, और दैट और दोज है वो दूर की चीजों के लिए। तो देखिए एग्जाम में क्या होगा, आपको पास और दूर तो पता चलना नहीं है, पता क्या चलेगा, सिंगुलर और प्लूरल। तो इसको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे कि अब जैसे दिस है, ये यहां सिंगुलर है तो वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। और अब यहां ये प्रोनाउन है और यहां ये नाउन है, यहां सिंगुलर है तो यहां भी सिंगुलर होनी चाहिए। और यहां ये दीज है, प्लूरल है, तो यहां वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, और जो ये नाउन है वो भी प्लूरल होनी चाहिए। ऐसे नहीं लिख सकते कि दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। या फिर यहां लिख दें दिस इज अ गुड प्लेसेस, नहीं। तो ये चीज आपको याद रखना है इसमें। सो दीज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। आगे चलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की ओर, ठीक है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, आइदर, तो ये है आइदर, फिर एनीवन या फिर एनी, एक साथ है एनीवन। तो देखिए ईच का यूज कहां किया जाता है, ईच का यूज किया जाता है दो या दो से ज्यादा चीजों को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। ये रोमन में लिख गए, कोई दिक्कत नहीं है। सो दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए, नहीं दो के लिए भी और दो से ज्यादा के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन जो भी यूज किए जाएंगे तो उनमें से प्रत्येक के सेंस में बताने के लिए यूज किया जाता है ना। सेंस क्या होगा इनका, प्रत्येक। जैसे ईच ऑफ द 20 boys should do it। तो देखिए यहां क्या है, 20
दो से ज्यादा के लिए भी ईच का यूज किया गया, या ईच ऑफ द टू बॉयज शुड डू इट। ठीक है, तो ईच में कोई दिक्कत नहीं है, बस अब आप आइदर में देखेंगे बहुत ध्यान से कि जो आइदर का यूज है, आइदर मतलब या तो ये या वो। तो ईच का तो मैं ये सेंटेंस मिटा दे रहा हूं, बस ईच में क्या है, दो या दो से ज्यादा। आइदर का यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के लिए, दो से ज्यादा कभी नहीं। तो यानी दो में से या तो ये या वो। और जो एनी वन है या एनी है, अगर संख्या बढ़ जाए तो इनका यूज किया जाता है दो से ज्यादा के लिए। जैसे लिखा हो कि आइदर ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स शुड डू इट, और लिखा हो एनी ऑफ टू शुड बी अटेम्प्टेड। ठीक है, अब एग्जाम में आ जाए आपके पास ऐसे क्वेश्चन, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, फॉर्म कोई भी हो उसमें, आइदर ऑफ द थ्री स्टूडेंट शुड डू इट, आपको सही गलत बताना है फिलहाल तो, कि सेंटेंस सही है या गलत है। तो देखिए यहां है आइदर का यूज और यहां है एनी का यूज। आपने क्या पढ़ा, आइदर का यूज कहां किया जाता है, दो के साथ, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यहां क्या है, थ्री स्टूडेंट्स, दो से ज्यादा हो गए, इसका मतलब यहां आइदर का यूज नहीं होना चाहिए था, इनमें से किसी का यूज किया जाना चाहिए था, तो एनी वन का या फिर एनी का। यहां क्या है, एनी ऑफ टू शुड बी अटेम्प्टेड, और देखिए यहां दो है, तो दो के साथ भाई एनी का यूज नहीं किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, आइदर का। तो एनी का ऊपर वाले सेंटेंस में, आइदर का नीचे वाले सेंटेंस में, आइदर ऑफ टू शुड बी अटेम्प्टेड। ठीक है, ये तो हुआ ईच और आइदर का यूज। और अब हम किसका यूज देखेंगे, अब हम देखेंगे नाइदर का। तो देखिए जैसे अभी अभी हमने पढ़ा कि ईच, आइदर, और फिर आइदर था दो लोगों के लिए, और जो एनी वन है या एनी है वो था दो से ज्यादा के लिए। तो यहां नाइदर भी किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ दो के लिए। और फिर जो अगर दो से ज्यादा बढ़ जाए संख्या तो नन, ये क्या है, दो से ज्यादा के लिए है। अब देखिए वहां था या तो वो या तो ये, और यहां है ना तो ये और ना तो वो, दोनों को रिजेक्शन है ना, दोनों को रिजेक्ट करने के लिए यूज। तो अब हम देखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो रेसिप्रोसिटी बताने के लिए यूज की जाती हो, यानी जो पारस्परिक संबंध बताने के लिए यूज किए जाते हो। इसमें दो चीजें हैं, ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, जैसे अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज पढ़ के आए हैं, सेम यहां भी नंबर का खेल है कि जो ईच अदर है इनका यूज किया जाता है दो के लिए, और वन अनदर का यूज किया जाता है दो से ज्यादा के लिए। तो देखिए रिफ्लेक्सिव इससे बना है रिफ्लेक्शन से। पहले तो हम इनका फॉर्मेशन देख लेते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर हम देखेंगे कि इनका सेंटेंस में यूज कैसे किया जाता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो फॉर्मेशन है वो कैसे बनता है, सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ते हैं किसमें, पर्सनल प्रोनाउन में। कभी कभी पजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में जुड़ता है सेल्फ या सेल्फ्स, या कभी कभी जो ऑब्जेक्टिव केस है उसमें जुड़ता है। तो कैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फॉर्मेशन होता है आप टेबल देख लें, और टेबल को ध्यान से देखें और याद रखिएगा उसको। ठीक है,
तो ये है फॉर्मेशन कि जैसे टेबल में दिख रहा है कि आर सेल्फ्स, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, है ना। तो ये चीज देखिए यहां आर माई ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। अब इनका यूज किस लिए होता है ये देखने की बात है और समझने की बात है। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इनका जो यूज है किस सेंस में किया जाता है, अपने आप को, जैसे मोहित हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है। यानी सेंटेंस में जो भी एक्शन किया गया होगा, जो भी काम किया गया होगा, वो किस पे वापस रिफ्लेक्ट होके आ रहा होगा, सेंटेंस के सब्जेक्ट पे। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ये है कि यानी मोहित ने अपने आप को चोट पहुंचाई, ठीक है। अब देखिए ये तो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और एक और होता है सेम एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन का भी फॉर्मेशन सेम ही होता है, सेल्फ और सेल्फ जोड़ के। लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किस सेंस में किया जाता है, खुद से या फिर स्वयं से। जैसे मोहित हिमसेल्फ डिड इट, ठीक है। तो देखें अब अंतर कहां आ रहा है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इनका यूज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, यानी जो वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। इनके साथ में आगे पीछे नाउन का यूज नहीं होगा, नाउन कहीं पहले आ चुकी होगी या सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके लिए यूज किया जा रहा होगा इसको। लेकिन जो एम्फेटिक प्रोनाउन है इनका यूज कभी भी बगैर नाउन के नहीं होगा या बगैर प्रोनाउन के, यानी ये अकेले इनका यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे हिमसेल्फ किसके साथ यूज किया जा रहा है, एक किसी दूसरी नाउन के साथ में, इनका यूज इंडिपेंडेंटली नहीं किया जाएगा सेंटेंस में। या फिर इंडिपेंडेंटली सिर्फ एक केस में किया जाएगा जब इनका यूज कैसे किया जा रहा हो, मोहित लिव्स हियर बाय हिमसेल्फ। अब ये यहां जो हिमसेल्फ है ये किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये लिव्स वर्ब का ऑब्जेक्ट ना होगा, किसका है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो फिर यहां क्या है, मोहित यहां खुद से रहता है, खुद ही रहता है, यही है ना। तो जो एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है एग्जाम में कैसे समझ में आएगा आपको। मान लीजिए ये सेंटेंस दे दें और ये सेंटेंस दे दें आपको, या तीनों सेंटेंस दे दें और ये हिमसेल्फ वर्ड को क्या कर दें, अंडरलाइन कर दें, और आपसे पूछा जा रहा है कि अंडरलाइन वर्ड कौन सा प्रोनाउन है। तो इस केस में तो क्या है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां ये नाउन के साथ यूज है इसलिए ये हो जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। यहां ये प्रीपोजिशन के जस्ट बाद यूज किया जा रहा है, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहां भी ये क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको याद रखना है। एक चीज और आपको याद रखना है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इनका यूज सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं किया जाता सेंटेंस में, ना ही एम्फेटिक प्रोनाउंस का किया जाता है। जैसे आपने ये टेबल देख रहे हैं एक और, कि क्या अंतर होता है एम्फेटिक प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। देखिए टेबल थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हो आपके एग्जाम में,
माई सेल्फ इज मिस्टर विकास। इंट्रोड्यूस करवाते हैं बहुत सारे लोग अपने आप को, आप भी सुना होगा आपने लोगों को कि माई सेल्फ इज दिस एंड दिस, अपना नाम बताएंगे। तो ये माई सेल्फ जो है ना, ये इज वर्ब के पहले मतलब सब्जेक्ट है ये, और सब्जेक्ट के रूप में कभी भी ये सेल्फ वाले फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है, तो सेंटेंस गलत है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम चलते हैं कहां, इनडेफिनिट प्रोनाउन की ओर। तो देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउन जो अनिश्चित चीजों के लिए यूज किया जाता है ना, तो इसमें क्या क्या होता है, ये आप बॉक्स देखें तो इसमें दो प्रकार के प्रोनाउंस हैं। कौन कौन से, कि एक तो वो जो पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं, यानी जिसमें बडी लगा होगा, ये वर्ड लास्ट में, एनीबडी, समबडी, नोबडी, तो ये सब पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं। और दूसरे के लास्ट में लगा होगा थिंग, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, ये किए जाते हैं वस्तुओं के लिए, निर्जीव चीजों के लिए। तो ये दो प्रकार के इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब आपको क्या सीखना है इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड, कि इनके लिए किस प्रकार के जो प्रोनाउन है, जो पर्सनल प्रोनाउन है, कौन कौन से यूज किए जाते हैं। तो ऐसे प्रोनाउन जो पर्सन्स के लिए यूज किए जा रहे हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन जिनमें बडी लगा हुआ है, जिसमें देखिए फिर से टेबल देखिए, एनीबडी, समबडी, नोबडी, समवन, बडी के साथ में वन भी जोड़ना है तो समवन, एनीवन। जब भी इनका यूज सेंटेंस में, मैं एक दो यहां पे एग्जांपल लिख देता हूं, एनीवन, समवन, एनीबडी, समबडी, ठीक है, पर्सन्स के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो अगर इनका यूज सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक है, तो हमें दो चीजें याद रखना है, दो या तीन चीजें याद रखना है, कि ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट बनाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है अगर ये, तो फिर इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, एक चीज। दूसरी चीज, इनके लिए हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा। सिंगुलर प्रोनाउन ही, जब तक ये पता ना हो कि जेंडर कौन सा है, तो हमेशा ही का यूज करेंगे, यानी ही, हिज, हिमसेल्फ, जो भी फॉर्म हो केस के अकॉर्डिंग, तो उसका यूज करेंगे। ये दो चीजें आपको याद रखना है। तीसरी चीज, ये तो है नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा हो। अब दूसरी चीज जो है कि क्वेश्चन टैग हो, अगर क्वेश्चन टैग समझते हैं, जैसे राम गोज देयर, डजंट ही, ये जो सेंटेंस के साथ में एक क्वेश्चन जोड़ दिया जाता है कंफर्म करने के लिए, राम जाता है नहीं, ये चीज, इसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं। टैग जुड़ा हुआ, धागा साथ में जुड़ा हुआ। तो जो सेंटेंस के साथ में जो क्वेश्चन जोड़े जाते हैं कंफर्म करने के लिए, क्वेश्चन टैग बोला जाता है। तो ऐसे केसेस में अगर क्वेश्चन टैग में इनका सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट के रूप में यूज किए जा रहे हों, तब फिर हम ये जो ही है ना, इसकी जगह किसका यूज करेंगे, दे का यूज किया जाएगा। जैसे सेंटेंस लिखा हो कि somebody is doing it, aren't they, ये यहां somebody है, is है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो ये दे का यूज होगा उसके लिए, और दे है इसलिए वहां पे आर का यूज किया गया है।
तो ये 3 चीजें याद रखना है आपको। ये 3 चीजें याद रखना है आपको ऐसी इंडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए जो व्यक्तियों के लिए यूज होती है। ठीक है, अब ऐसी इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो वस्तुओं के लिए यूज होती हैं, तो एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, तो ये भी क्या करती हैं कि अगर सेंटेंस में इनका यूज सब्जेक्ट के रूप में हो तो ये भी क्या करती हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट बनाती हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो फिर सेंटेंस में किसका यूज किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। और प्रोनाउन भी कौन सी होगी, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा इनके लिए, सिंगुलर प्रोनाउन इट। और अगर क्वेश्चन टैग भी है, इनका अंतर है थोड़ा सा उनमें और इनमें, क्वेश्चन टैग भी है तब भी सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज किया जाएगा, ना कि प्लूरल दे का, तो इट का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस में एक और नई प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, कौन सी, वन। एक और इंडेफिनिट प्रोनाउन है वन। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो वन होता है और जो पजेसिव केस है वो होता है वंस, ऐसे एपोस्ट्रोफ एस। और अगर रिफ्लेक्सिव वगैरह है तो वन सेल्फ। ठीक है, इसके लिए कभी भी हिम या हिमसेल्फ या फिर हिज, इनका यूज कभी भी भूल के मत कर दीजिएगा। वन है तो पूरे सेंटेंस में वन ही रहेगा। जैसे वन शुड लव हिज कंट्री, और एक और लिखा है वन शुड लव वंस कंट्री। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस कौन सा सही है, ये वन, तो इसके लिए वंस का यूज करेंगे ना कि ही का, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन और उनसे रिलेटेड रूल। अब हम देखेंगे कि जो रिलेटेड प्रोनाउन है, ठीक है, इनका यूज कैसे किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो देखिए क्या है, रिलेटिव, रिश्तेदार। ठीक है, यानी किससे रिश्तेदारी बताते हैं, इनसे पहले जो नाउन का यूज किया गया है, नाउन और या फिर कोई इक्विवेलेंट वर्ड्स यूज किए गए हों, नाउन के इक्विवेलेंट, तो उनसे रिलेशन बताने के लिए जिन प्रोनाउंस का यूज किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, रिलेटेड प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे who, whom, which, whose। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सेम चीज कहां आएंगे, अभी रिलेटिव में है, इंटेरोगेटिव में भी सेम ही होंगे, हु भी होगा, हुम भी होगा, विच भी होगा, हुज भी होगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाएंगे, यहां क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, यहां ये क्या करेंगे, रिलेशन बताएंगे। तो इनका यूज कंजंक्शन के रूप में भी किया जाता है, कनेक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है, इसलिए इनको कनेक्टिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि गीता इज द गर्ल who met me yesterday। ठीक है, तो देखिए यहां ये गर्ल है और ये हु किसके लिए यूज किया गया है, गर्ल के लिए, है ना, या ये गीता के लिए। तो इस तरीके से हमें क्या याद रखना है कि किसका कहां यूज किया जाता है।
हु। जो क्लॉज है इसमें, जो ये सेकेंड सेंटेंस है, सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है हु का। देखिए यहां वर्ब से पहले है तो हु, हुम ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। ये दोनों के दोनों किसके लिए यूज किए जाते हैं? पर्सन्स के लिए। और ये हुज जो है ये पजेसिव केस है इनका, ये भी पर्सन्स के लिए। लेकिन जो विच है ये यूज किया जाता है थिंग्स के लिए। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है आपको कि किसका यूज कब और कहां किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। ठीक, ये रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम चलते हैं कहां? इसी के साथ में जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, इनके साथ। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ऐसी प्रोनाउंस जिनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है, या जिनका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया। ठीक है, तो सेम चीज है पर्सन्स के लिए, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। बस अंतर क्या आएगा कि लिखा है हु आर यू। ठीक है, यहां ये सीधे जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट की जानकारी मांगेगा ये हु, हुम ऑब्जेक्ट की जानकारी मांगेगा, और हुज मालिक की जानकारी मांगेगा, किसका स्वामित्व। ठीक है, तो ये जो है सेंटेंस के शुरू में यूज किए जाएंगे, और यहां रिलेटिव में सेंटेंस के बीच में यूज किए जाएंगे। तो अब जैसे मान लीजिए ये दोनों सेंटेंस आ जाएं और आपसे लिखा हो कि जो अंडरलाइंड वर्ड है कौन सा प्रोनाउन है ये। ठीक है, तो देखिए फॉर्म रिलेटिव भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, लेकिन रिलेटिव तब होगा जब वो बीच में होगा सेंटेंस के, और अगर शुरू में है तो इसका मतलब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। तो यहां इंटेरोगेटिव है और यहां ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरीके से ये हमारा जो प्रोनाउन टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ, और इसके बाद हम देखेंगे एडजेक्टिव्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।